हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सीए, सीएमए और सीएस से रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसी के लिए हमने आपके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मोस्टली आपके चैप्टर्स कवर कर दिए गए हैं। और अब हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और उसके भी 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। अब हम इस वीडियो में पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्चुअली हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। जो भी नोट्स इस चैप्टर के थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 करने वाले हैं, 16 करने वाले हैं, 17 करने वाले हैं, 18 करने वाले हैं, 19 करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सारे इलस्ट्रेशन एंड हो जाते हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 11 और करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो बना दिया है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 18 की, और उसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 की। फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि यही कराऊंगा, इसके बाद भी जो क्वेश्चन बच गए उसके लिए आगे वाले आने वाले पार्ट्स में आपके लिए सारी वीडियोस मतलब सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवाए जाएंगे, तो उस चीज़ की चिंता आप मत कीजिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 18 की। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो एक छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूँ आपको ब्लॉक ऑफ एसेट वाले कॉन्सेप्ट का। अगर आप ब्लॉक ऑफ एसेट और डेप्रिशिएशन वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे तो मैंने आपको बोला था कि सपोज आपका WDV है, वो कितना है 40,960 का है, लाइफ कितनी है 5 ईयर्स की है, सैलवेज वैल्यू कितनी बताई थी 10,000 की, टैक्स रेट है 30% की, और डेप्रिशिएशन रेट कितना लिया था हमने 20%। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आपको पता होगा बेटा इनकम टैक्स के अंदर हम जो डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं ना, वो ब्लॉक्स बना के क्लेम करते हैं। एक बिल्डिंग का ब्लॉक हो गया, एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक हो गया, एक फर्नीचर का ब्लॉक हो गया। तो अलग अलग ब्लॉक में आप एक साथ उसकी WDV निकालते हो पूरे ब्लॉक की, और उस पर डेप्रिशिएशन रेट कैलकुलेट करते हो, और फिर वो डेप्रिशिएशन जो आता है उसको इनकम टैक्स में क्लेम करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, 2 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से 2 केसेस हो सकते हैं, ध्यान देना। एक केस हो सकता है जब आपके ब्लॉक में आप जिस मशीनरी की बात कर रहे हो दैट इज द ओनली असेट इन दैट ब्लॉक, है ना। मतलब व्हेन देयर इज नो अदर असेट इन द ब्लॉक, मतलब आपकी सिर्फ एक ही असेट है। ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है जब एक से ज्यादा मशीन हो, एक से ज्यादा असेट हो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो निकालने में थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पे। बोला अगर एक सिंगल एसेट आपके ब्लॉक के अंदर होगी तो आपको क्या करना है, जो भी WDV रहेगी आपका एट दैट टाइम, ठीक है, जो भी WDV रहेगी, 5 सालों की हमारी क्या थी लाइफ थी इस मशीन की, 5 ईयर्स की लाइफ थी, और 5 साल के एंड में इसकी वैल्यू कितनी बची 40,960 की, है ना। मतलब लाइफ पूरी हो चुकी है, और 5 साल के एंड में हमें मिलने क्या वाला है बेटा इस एसेट से 10,000 रुपीज़। इसका मतलब बाकी का जो 30,960 है वो तो हमें लॉस हो गया ना एक तरीके से, वो तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरीके से। देखना 40,960 की अभी भी वैल्यू बची है आपकी 5 सालों के एंड में, बट आपको मिल कितने रहे हैं 10,000। इसका मतलब बाकी का जो 30,960 है दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ना। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे आपको क्या मिलता है बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की आपको डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो एक तरीके से आपको इस पे क्या होगा, बेनिफिट होगा, है ना। टैक्स रेट कितनी है बेटा, कितना बेनिफिट होगा, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया उसका 30% निकाल देना। ये आपके लिए एज अ कैश इनफ्लो काम करेगा। ये आपके लिए क्या काम करेगा, एज अ कैश इनफ्लो। आप क्या बोलोगे सर लॉस हुआ है फिर भी आप इसको इनफ्लो क्यों बोल रहे हो। बेटा जिस तरीके से डेप्रिशिएशन हम एक्सपेंस चार्ज करते हैं और उस पर टैक्स शील्ड क्लेम करते हैं, उसी तरीके से जो लॉसेस होते हैं उसको एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो उस पर हमें टैक्स शील्ड मिलती है। तो एक तरीके से टैक्स हमें कम पे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको आपको बोल रहा हूं कैश इनफ्लो। ठीक है, इसी केस में बेटा सपोज आपको अगर 10,000 के बदले आपके जो सालवेज वैल्यू होती वो 50,000 होती, तो आपको क्या होता, फिर गेन होता,
फिर आपको क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, मतलब कितने का गेन होता, 9040 का। और बेटा गेन पे आपको पता है, गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, 30%। तो ये जो आया वो क्या होगा, टैक्स आउटफ्लो ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या आएगा, टैक्स आउटफ्लो ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में एक सिंगल एसेट ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा तो मैं आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा। आई होप ये पहला पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। चलिए स्टडी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 को। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं बेटा, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक, उसमें क्या हो रहा था, आपसे एक पर्टिकुलर टेक्निक से, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक से या एनपीवी से या आईआरआर से या पेबैक से या डिस्काउंटेड पेबैक से या और किसी टेक्निक से आपसे कैश फ्लो दिया जाता था आपको, और उससे आपको पूछ लिया जाता था कि इससे हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करके दो या एनपीवी कैलकुलेट करके दो। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो थोड़े से एडवांस्ड लेवल के हैं। आपको याद होगा इस चैप्टर को हमने 2 सेक्शन में पढ़ा था। एक कैश फ्लो का सेक्शन था, कैश फ्लो को एस्टिमेट करना, है ना, कैश फ्लो को एस्टिमेट करने वाला एक सेक्शन था, जहां पर हमने डेप्रिसिएशन, संक कॉस्ट वगैरह ये सब पढ़ा था। दूसरा सेक्शन था कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, अलग अलग टेक्निक्स जो थी हमारी ये वाली, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स पढ़ाई थी। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, या तो टेक्निक से क्वेश्चन आ रहा था या कैश फ्लो से क्वेश्चन आ रहा था। पर अब जो क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो वो आने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के बेटा। और जब डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो हमें कैश फ्लोज को और टेक्निक्स को दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। दोनों को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। इसलिए अब हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां पर हमें कैश फ्लो भी एस्टिमेट करना पड़ेगा और टेक्निक भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखते हैं। इजी है बेटा, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस वीडियो को देखते जाओ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। HMR लिमिटेड, उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हमने 50 सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था जल्दी से 50 होने वाले हैं और आपने करवा दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 बोलता है HMR लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग अ मैन्युअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद अ फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू मशीन। बोल रहा है HMR लिमिटेड एक मशीन यूज कर रहा है दैट इज अ मैन्युअली ऑपरेटेड, मतलब लेबर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और अब एक आप नई मशीन लेके आना चाहते हो जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है। सपोज पहले क्या चलता था, ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन्स नहीं चलती थी, आजकल सब ऑटोमेटिक होता है, कपड़े धुलते भी अपने आप है, सूखते भी अपने आप है, सब अपने आप हो जाता है। तो इनको भी वही करना है, मतलब किसी आदमी को लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। The old machine had been fully depreciated for tax purposes but has a book value of 2,40,000 on 31st March. बोल रहा है जो पुरानी वाली मशीन है, मतलब जो मैन्युअली ऑपरेट करने वाली मशीन है, इनकम टैक्स के पर्पज से फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी है ना। मतलब इनकम टैक्स में उस एसेट की WDV कितनी बची है, 0 बची है। इसका मतलब क्या अब आप इनकम टैक्स में उस एसेट पे डेप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हो बेटा? आंसर इज नो। जब WDV ही नहीं बची इनकम टैक्स पर्पस के लिए तो डेप्रिशिएशन कहाँ से क्लेम करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स में एज पर WDV मेथड क्या होता है, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है, और WDV मेथड से डेप्रिशिएशन लाने के लिए WDV तो होनी चाहिए। तो हमारे एसेट के WDV कितनी बची है बेटा? 0 बची है। इसका मतलब हम इस एसेट पे इनकम टैक्स में करंटली कोई भी डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। बट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 2,40,000 ऑन 31st मार्च। बोल रहा है इसकी बुक वैल्यू कितनी है, मतलब आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है इसकी, 2,40,000। अब बेटा ध्यान देना, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है टैक्स वैल्यू, है ना, इनकम टैक्स वाली वैल्यू। तो इनकम टैक्स वाली वैल्यू कितनी है, 0, और आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है, 2,40,000। ये डिफरेंस क्यों हो जाता है बेटा? आपको पता होगा कई कंपनीज SLM फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड, कई कंपनीज WDV मेथड फॉलो करती है। तो इनकम टैक्स में तो एक यूनिफॉर्म मेथड चलता है WDV। हो सकता है कंपनी अपनी बुक्स में SLM मेथड फॉलो कर रही है, तो अभी तक मशीन में वैल्यू बची हुई है ना। तो ये उस कारण से आपको यहाँ पर बुक वैल्यू बता रहा है। फिर आगे देखते हैं, द मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद ब्रेकडाउन्स
एंड इट कैन नॉट फैच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड इन द मार्केट एट प्रेजेंट। बोल रहा है मशीन में अब कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है और अगर आज हम मार्केट में मशीन को बेचने जाएंगे तो इसके स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, 30,000 की वैल्यू हमें मिल सकती है। ओके, इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। बोल रहा है अगर इस मशीन को और 10 साल तक हम चलाएं किसी तरीके से तो उसके बाद में 10 साल बाद में अभी जो 30,000 मिल रहे हैं ना वो 30,000 भी इसके नहीं मिलेंगे। मतलब 10 साल बाद में इसकी साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ₹1 lakh फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन on the new machine which has a price before allowance for trade in of 4,50,000। बोल रहा है हम इस मशीन को एक नई मशीन से रिप्लेस करना चाहते हैं जिसके एक्सचेंज में अगर हम इस मशीन को देते हैं तो जो सप्लायर है उस नई मशीन का वो बोलता है कि हम इसके बदले में आपसे 1 लाख रुपए जो है वो कम लेंगे, मतलब 1 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप इस मशीन को एक्सचेंज में देते हो तो। बोल रहा है ये जो 4,50,000 रुपए की प्राइस है ना ये उस डिस्काउंट से पहले की प्राइस है। इसका मतलब ये नई वाली मशीन आपको पड़ेगी कितने में बेटा, आपके पास कैश कितना जाएगा, आपके जेब में से कैश कितना जाएगा, 4,50,000 माइनस 1 लाख, डिस्काउंट माइनस करने के बाद मतलब 3,50,000 आपको उस सप्लायर को देना पड़ेगा। मतलब ये नई मशीन लेने के लिए आपको 3,50,000 रुपए का क्या करना पड़ रहा है, कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इस 3,50,000 रुपए का आपको क्या करना पड़ रहा है, कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया बेटा, 3,50,000। ठीक है, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 ईयर। बोल रहा है जो नई मशीन आप लोगे ऑटोमेटिक वाली उसकी लाइफ कितनी है, 10 सालों की है, जिसके साल्वेज वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। साल्वेज वैल्यू मतलब लास्ट में जो मिलनी है दैट इज कितना, 35,000। फर्दर द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड। देखो मैंने बोला था ना ये जो बुक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है ना और टैक्स वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है ये इसी की वजह से होता है। कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, SLM मेथड फॉलो कर रही है। वो टैक्स पर्पज के लिए कौन सा मेथड फॉलो होता है, WDV मेथड फॉलो होता है जिस पर डेप्रिशिएशन की रेट दी गई है 7.5% की। और बोल रहा है दैट दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। क्या बोला इसने, दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। बेटा ये नोट्स याद है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, रिवाइज करवाया था कि ब्लॉक ऑफ असेट वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है और ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट मतलब देयर इज नो अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं हमारे क्वेश्चन की बात करूं तो टैक्स पर्पस के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। बेच कितने में रहे हो बेटा, 1 लाख में। बेच कितने में रहे हो, 1 लाख में। इसका मतलब 1 लाख पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का आ रहा है और उस 1 लाख पे जो भी टैक्स रेट रहेगी, टैक्स रेट कितनी है क्वेश्चन में, 30%। मतलब 30,000, 1 लाख पे 30% अगर कैलकुलेट करोगे तो 30,000 गेन है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 30,000 का आपको क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा अगर आप आज की डेट में क्या करते हो, रिप्लेस करते हो तो। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक मशीन है आपके पास पुरानी, अगर आज आप उसको एक्सचेंज में देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसका मतलब टोटल आउटफ्लो आपका कितना आएगा, टोटल आउटफ्लो आपका आएगा 4,50,000 में से 1 लाख माइनस किया तो 3,50,000 का तो कॉस्ट आया मशीन का और उसमें से प्लस 30,000 और करना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में आपको ये 30,000 का टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा अगर आप एक्सचेंज करते हो तो टोटल आउटफ्लो आएगा 3,50,000 प्लस 30,000, 3,80,000। मेरी ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, आई होप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर बोलता है गिवन बिलो आर द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन। दोनों मशीन के डेटा दिया हुआ है कि इससे इतना प्रॉफिट होने वाला है, इससे इतना प्रॉफिट होने वाला है, इस मशीन से इतनी सेल्स है, इतनी मटेरियल कॉस्ट लगती है। सेल्स बोलता है दोनों की सेम ही होने वाली है, 8,10,000 और 8,10,000। मटेरियल कॉस्ट बोलता है ओल्ड मशीन में 1,80,000 का लगता था,
पर न्यू मशीन में कम लगेगा मटेरियल, मतलब वेस्टेज कम होगा ना। अगर मैन्युअली रही तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, और अगर ऑटोमेटिक रही तो वेस्टेज कम होगा, तो मटेरियल भी कम लगेगा, 1,26,250। लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि मैन्युअली थी तो लेबर ज़्यादा लगाने पड़ रहे थे, और अगर ऑटोमेटिक है तो लेबर कम लगेंगे, तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फिर वेरिएबल ओवरहेड है और फिर फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं। फिर डेप्रीशिएशन, इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। डेप्रीशिएशन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये एज पर बुक्स दिया हुआ है। ये इनकम टैक्स में तो कुछ होगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकम टैक्स में कोई डेप्रीशिएशन आप क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि WDV 0 है। और ये सारा डेटा जो है वो बुक्स का है, सेल्स वगैरह ये कहाँ आते हैं, बुक्स में आते हैं। तो एज पर बुक्स चार्ज किया होगा डेप्रीशिएशन इन्होंने। चलिए वेरीफाई करते हैं। 2,40,000 और SLM मेथड से कर रहे हो, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है एसेट की, 10 साल है ना। 10 साल इन्होंने बोला कि 10 साल और यूज़ किया जा सकता है, तो डिवाइड बाई 10 कर दो, 24,000 ही आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरीके से इन लोगों ने भी कैलकुलेट करा है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे ही न्यू मशीन का कर लिया। बोल रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। बोल रहा है आपको बताना है कि क्या हमें इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। और उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, जो कैश इनफ्लोज आपके आने वाले टाइम में आने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए इन्होंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, इन्होंने 10% रेट को यूज करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बोल दिया इन्होंने, 10%। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज क्वेश्चन खुद से दे देता था। यहाँ पर हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज भी खुद को ही निकालने हैं, और उसके बाद में कैपिटल बजटिंग टेक्निक भी खुद को ही यूज करनी है। कौन सी वाली, NPV वाली। ठीक है, ऐसे डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होते हैं बेटा, NPV के बेसिस पे। ठीक है, और आपको भी पता है हर मेथड के ऊपर NPV मेथड प्रिवेल करता है, मतलब अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है दो मेथड में तो NPV ही प्रिवेल करता है। मैंने आपको ऑलरेडी, अगर 2 पार्ट आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बोली है, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। बेटा इसने तो हमारी लाइफ और भी ईजी कर दी। हम जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे थे ना, ये बोलता है मत करो, कैपिटल गेन टैक्स को आपको कंसिडर ही नहीं करना है। इसका मतलब हम जो आउटफ्लो 3,50,000 प्लस 30,000 का कैश आउटफ्लो लेके आए थे गेन पर, वो जो आउटफ्लो है वो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। इसका मतलब हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना लेना है बेटा, 3,50,000 ही लेना है। कैसे आया, 4,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 3,50,000 सबसे पहले हमारे जाने वाले हैं जब हम रिप्लेस करते हैं मशीन को, है ना। तो आंसर में आ जाओ इसके इलस्ट्रेशन नंबर 18 के, और मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं इसके। अगर ये नोट्स आपको लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 18 के आंसर की। और आंसर में भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है ये क्वेश्चन किस टाइप का, व्हेन एसेट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। सबसे पहले मैंने ये जैसा कि आपको बोला कि अगर आपको कोई भी चीज़ एनालिसिस करनी है, नॉर्मल आपकी रूटीन लाइफ में भी ले लो कि आप अगर ओल्ड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अब एक नया फ़ोन लेके आने वाले हो, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि नए फ़ोन से मुझे मिलने क्या वाला है और जाने क्या वाला है। तो हमारा इस नई मशीन से जाने क्या वाला है बेटा, 3,50,000 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए निकाल लिया कितना, कैश आउटफ्लो ही निकाल लिया। कैसे निकाला, परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन निकाला सबसे पहले 4,50,000, और उसके बाद में सेल वैल्यू जो 1 लाख की थी वो माइनस किया, तो कैश आउटफ्लो कितना आया, सबसे पहले हमारा 3,50,000। आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इजी सी चीज़ है बेटा। अब इस मशीन से हमें इनफ्लो क्या क्या होने वाला है वो भी तो डिटरमाइन करना ज़रूरी है। इस मशीन से इनफ्लो क्या क्या होने वाला है, तो बेटा ये सारी जो डिटेल दी हुई है ना वो एनुअल डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, हमें कितने सालों के लिए काम करना है, हमें 10 सालों का डेटा लेना है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम एक नई मशीन और एक पुरानी मशीन की बात करते हैं और हमें इनफ्लोज को स्टडी करना है, तो ये बात तो नॉर्मल सी होनी चाहिए बेटा कि है ना। आपको पता होगा मैंने क्या बताया था आपको, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा था तो उसमें बताया था कि सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेते हैं,
उसमें से डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसमें से माइनस क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, इसके अंदर हम माइनस करते हैं टैक्स का खर्चा और उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। पर अगर हमें कैश इनफ्लोज निकालने हो या कैश फ्लो निकालना हो तो हम नॉन कैश आइटम को वापस से ऐड बैक करते हैं, और हाँ, यहाँ पर हमारा नॉन कैश आइटम है हमारा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन को अगर हम ऐड बैक करते हैं तो जाके हमें क्या मिलता है, कैश इनफ्लो मिलता है। ठीक है, और ये जो डेप्रीशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, वो डेप्रीशिएशन है मेरा एज पर इनकम टैक्स। ये कौन से डेप्रीशिएशन की बात करते हैं हम डिसीजन मेकिंग में, एज पर इनकम टैक्स वाला डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे कि डेप्रीशिएशन यहां पे माइनस तो करना ही है हमें, आप बोलोगे कि ये डेप्रीशिएशन तो यहाँ पर माइनस करना ही है, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही यूज कर लेते हैं ना, ये वाला डेप्रीशिएशन जहाँ ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। बेटा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बोला ये जो डेप्रीशिएशन माइनस होता है ये एज पर इनकम टैक्स वाला डेप्रीशिएशन माइनस होता है, और यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन इन लोगों ने माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ये एज पर बुक्स करा हुआ है। इसका मतलब इसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा टू गेट द प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स ही निकालना है। तो सबसे पहले हमने यही कैलकुलेट किया, 3,24,750 में ऐड कर देंगे 24,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ओल्ड मशीन का कितना आया, 3,24,000 प्लस 24,000, ये वाला 3,24,000 क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें डेप्रीशिएशन ऐड किया तो बिफोर डेप्रीशिएशन भी हो गया। ठीक है, ये निकाल लिया। इसी तरीके से आपने न्यू मशीन का भी निकाल लिया। कैसे निकाला, 3,87,250 प्लस 41,500, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स आ गया। मतलब ये दोनों मशीन हमें बिफोर डेप्रीशिएशन और टैक्स इतने इतने पैसे लेके आने वाली है, इतने इतने इन्फ्लोज लेके आने वाली है डेप्रीशिएशन और टैक्स चार्ज करने से पहले, है ना। सेल्स और इसकी कॉस्ट ही तो माइनस करी हमने। अब एक और चीज़ पे ध्यान देना, जब हमें किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग करनी हो और हमें बोल दे कि आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, बोल रहा है पहले ऑप्शन में आपके पास 10 लाख रुपए रिसीव होंगे, सेकंड ऑप्शन में आपको 15 लाख रुपए रिसीव होंगे। तो बेटा ध्यान देना, हमारे लिए अगर स्टडी करना आ जाए दोनों ऑप्शन को, तो हम क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें भी तो 10 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं और इसमें 15 लाख रिसीव हो रहे हैं, मतलब 10 लाख तो इसमें भी रिसीव हो ही रहे हैं ना। तो हमारे डिसीजन मेकिंग के पर्पज से ये 10 लाख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दोनों मेथड में क्या हो रहा है, दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, 10 लाख हमें मिल ही रहे हैं। हमें बस एनालिसिस किसका करना पड़ेगा इसमें, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का, विच इज 5 लाख। सिमिलरली जब हम एक मशीन को दूसरी मशीन से रिप्लेस करने की बात करते हैं, तो पुरानी मशीन और नई मशीन में जो भी एक्स्ट्रा कैश आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा इनफ्लोज आ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा आउटफ्लोज आ रहे हैं, उसी को हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इस केस में ओल्ड मशीन का पीबीडीटी कितना है हमारा, 3,48,750, और न्यू मशीन का कितना है, 4,28,750। तो इसका मतलब हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो ज़्यादा आ रहा है किसमें, नया मशीन में। तो 80,000 रुपये हमें ज़्यादा मिलेंगे अगर हम नया मशीन लगा देते हैं तो, इसलिए यहाँ पर क्या कॉलम बनाया मैंने, डिफरेंस का। तो बेटा आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जब भी हम डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन करते हैं या रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को स्टडी करते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो हो या फिर चाहे वो इंक्रीमेंटल इनफ्लो हो। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितना था, 3,50,000, और इंक्रीमेंटल इनफ्लो कितना हुआ बेटा, 80,000 का। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है बेटा, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमें माइनस करना है। अब ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट में आपकी जो ओल्ड मशीन है उसकी WDV तो 0 बची थी बेटा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुकी है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, ये फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुकी है टैक्स पर्पस के लिए। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई डेप्रीशिएशन है नहीं। जो भी डेप्रीशिएशन है इंक्रीमेंटल किस में मिलने वाला है बेटा, नई मशीन में, और नई मशीन की कॉस्ट कितनी है,
3,50,000 की। नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 3,50,000 की। इसका मतलब आपको 10 सालों तक डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। 10 सालों तक डेप्रिसिएशन क्या करना है? क्लेम करना है। किस पे? 3,50,000 पे। और रेट क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? 7.5% की। तो आ जाओ बेटा यहाँ पे। सबसे पहले आपने इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज चाहिए। तो कैश इनफ्लो मतलब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो हर साल हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 80,000 का क्या आने वाला है? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आने वाला है। इसमें से हर साल हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना बेटा कैश फ्लोज लाने के लिए। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले आपने किस पे कैलकुलेट करा? देखो नीचे मैंने वर्किंग नोट भी बनाया है डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले 3,50,000 पे आपने 7.5% कैलकुलेट करा। कितना आया? 26,250 का ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही बाकी सालों का लिख दोगे। कैसे लिखोगे? अब जो बुक वैल्यू अब जो आपका वैल्यू आएगा WDV आएगा वो क्या आएगा? 3 लाख। दूसरे साल के शुरुआत में कितना आएगा? 3,50,000 माइनस 26,250 और उस पर आप 7.5% कैलकुलेट करोगे तो इतना डेप्रिसिएशन आएगा। और ये आप यहाँ पे लिख दोगे कितना? 24,281.25। उसके बाद WDV कितना बचेगा? 3,50,000 माइनस 26,000 और माइनस 24,281। ये माइनस करोगे तो ये टोटल आएगा और इस पे 7.5% कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 22,460। बस यही काम आपको बेटा अगले 10 सालों तक करते जाना है। तो ये सारे डेप्रिसिएशन की वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ को ध्यान में रखो। इसमें से हम माइनस करते हैं क्या? PBDT में से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब मैंने PBDT में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स की रेट कितनी है क्वेश्चन में? 30%। तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हमने 30% सबका 30% यहाँ पे निकाल दिया हर एक साल में। ठीक है, 30% हमने यहां पर निकाल दिया। अब यहां पर आपको पता है जब टैक्स माइनस हो जाता है तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें वापस से हमें क्या ऐड करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। तो जाके हमारे पास क्या आता है? कैश इनफ्लोज आते हैं। ठीक है, तो वही किया है बेटा। आगे मैंने कैश इनफ्लो कैसे निकाला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने टैक्स माइनस किया सबसे पहले और ऐड बैक कर दिया कौन से कॉलम को? इस वाले कॉलम को, डेप्रिसिएशन वाले कॉलम को। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कैश इनफ्लोज। अब जो भी कैश इनफ्लो आया है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है ना। तो 10% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू? आई होप निकालना आता होगा। पिछले दो पार्ट जो मैंने बताए हैं उसमें भी मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे? कैलसी लेना और डिवाइड और लिखना कैलसी में 10% पे निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 और इक्वल टू का साइन दबा दो। जो भी आएगा उसको आपके कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू दबाया और दूसरे साल का जाना है तो एक बार और इक्वल टू दबा दो। तीसरे साल पे जाना है तो एक बार और इक्वल टू दबा दो। चौथे साल पे जाना है तो 4 बार इक्वल टू दबा दो। इस तरीके से आप क्या निकालते जाओगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे कैश इनफ्लो से तो प्रेजेंट वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसका टोटल कर लेना बेटा। टोटल कितना आएगा? 3,81,102 3,81,102.44 का आपका क्या आया? इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज आया। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि आज की डेट में हमारा आउटफ्लो कितना होने वाला है? 3,50,000 का। और आज की डेट में हमारे पास आने कितना वाला है? आज की डेट में मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ना। आज के 10 साल बाद में जो मिलने वाला है उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आज की डेट में उस अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 3,81,102। इसके अलावा बेटा और क्या आएगा 10 साल बाद में? 10 साल बाद में ये पुरानी वाली मशीन की तो सैल्वेज वैल्यू 0 है, बट नई वाली मशीन की सैल्वेज वैल्यू कितनी है? नई वाली मशीन के सैल्वेज वैल्यू है बेटा 35,000। तो इस 35,000 की भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 10 साल के लिए 35,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेना। कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू को 10 बार प्रेस कर देना तो आपका ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना 35,000 से, ये भी ऐड कर दो तो टोटल आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना आया? इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आया इतना।
3,94,612। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान देना, अगर साल्वेज वैल्यू सपोज इसकी भी कुछ होती, ओल्ड वाली मशीन की भी सपोज 10,000 की होती, तो हम इंक्रीमेंटल साल्वेज वैल्यू को ही स्टडी करते। मतलब इस केस में कितना करते, 35,000 माइनस 10,000 कितने को स्टडी करते, 25,000 को ही, क्योंकि 10 तो उससे भी मिलने ही वाला है ना, तो उसको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं थी साल्वेज वैल्यू, इसका मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 माइनस किया है। ठीक है, या सिर्फ आपको शो करने के लिए। फिर ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोस, इसमें से माइनस कर देंगे जो आज की डेट में हमारा लग गया, कितना लगा बेटा, 3,50,000। ये माइनस कर दिया तो हमारे पास आज की डेट में इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, इंक्रीमेंटल एनपीवी, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाएंगे हम इससे, 44,612.44। और आपको पता है एनपीवी अगर पॉजिटिव होती है तो हमें इस डिसीजन को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो सिंस द इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव, द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ठीक है, आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अगर ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो उसका ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। सिंस इस क्वेश्चन में हमें इग्नोर करने बोल दिया कैपिटल गेन टैक्स को, इन दैट केस हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं किया है। ठीक है, सो नॉर्मल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब बेटा सेम स्टोरी जैसा एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। अगर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वहां पर अगर आप जाओगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अभी हम, तो सेम स्टोरी इसकी भी इसी क्वेश्चन की है, पर इसमें क्या होगा, यहां पर जैसे पिछले क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट में सिर्फ आपकी एक सिंगल एसेट थी, बट इस क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट में सिंगल नहीं बेटा मल्टीपल एसेट्स होगी। तो उस केस में क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ करवाने का मेरा पर्पस यही था कि आप दोनों को लिंक कर पाओ, इंटरलिंक कर पाओ और डिफरेंस को समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से समझना बेटा, बोलता है शावली लिमिटेड हैज अ मशीन विच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 years। बोल रहा है 3 सालों से हम एक मशीन को यूज कर रहे हैं। द मशीन हैज अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद नो साल्वेज वैल्यू एट द एंड। बोल रहा है अभी भी इस मशीन की कितने लाइफ बची हुई है, 5 years की लाइफ बची हुई है, बट 5 साल के एंड में हमें इस मशीन से कोई भी साल्वेज वैल्यू रिसीव नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा, ये जो मशीन जब हम लेके आए थे ना तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, 8 years की, जिसमें से 3 years हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है, 5 years की, जिसकी साल्वेज वैल्यू कितनी है, 0 है। बोल रहा है इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 lakhs। बोल रहा है आज की डेट में इस मशीन की वैल्यू कितनी है, 2 lakhs की है। The company is considering a proposal to purchase a new model of machine to replace the existing machine। ये भी रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 18 बिल्कुल उसी तरीके का। The relevant information is as follows। बोल रहा है एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन का डेटा दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 3,30,000 की थी। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 8 years का। न्यू मशीन की कॉस्टिंग कितनी है, 10 lakhs की कॉस्ट है, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 years की। साल्वेज वैल्यू इसकी नील है, बट न्यू मशीन की कितनी है, 40,000 की। अब आप बोलोगे हम इन दोनों मशीन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन तो है 8 years की लाइफ वाली और एक मशीन है 5 years की लाइफ वाली, तो जब इनकी लाइफ ही सिमिलर नहीं है तो हम इन दोनों मशीन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान देना, आपने इस 8 year में से आज की डेट में कितने साल बाकी है इसके, आज की डेट में इसके साल बाकी है, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बाकी है, 5 years की। और आप जो नई मशीन लेके आ रहे हो उसकी भी लाइफ कितनी है, 5 years की। तो बेटा दोनों कंपेरेबल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी आप यूज कर ही चुके हो ना, हमें तो अगले 5 सालों की बात करनी है, तो अगले 5 सालों की लाइफ बची है ना एग्जिस्टिंग की भी। तो दोनों आपकी जो मशीनें हैं वो क्या है, कंपेरेबल है। फिर बोलता है एग्जिस्टिंग मशीन आपको आउटपुट कितना देती है, 30,000 यूनिट्स, और न्यू मशीन आपको आउटपुट देती है 75,000 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस दोनों की सिमिलर है, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दोनों के सिमिलर है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सिमिलर है दोनों की, लेबर कॉस्ट पर आवर एग्जिस्टिंग मशीन में कम लग रही थी पर न्यू मशीन में ज़्यादा लग रही है। हो सकता है ज़्यादा लेबर डिप्लॉय करने पड़ रहे हो न्यू मशीन पे, है ना, ज़्यादा टेक्निकलिटी हो उसके अंदर। और बोल रहा है इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम 50,000 और 65,000। मैं थोड़ा सा आपको नोट्स में लेके जाना चाहूँगा। नोट्स में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अलोकेटेड ओवरहेड्स।
है ना। अलोकेटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं बेटा, डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में हम बांट देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है, ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। और इसमें आप जो मशीन ले रहे हो ना उसका कोई रोल नहीं होता है ना। बोलता है कि दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर ऑलरेडी इनकर्ड एंड आर अलोकेटेड अपोर्शन टू वेरियस प्रोडक्ट्स इन सम बेसिस लाइक लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, इररेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो। तो यहां पर ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है ना, तो ये भी आपका क्या है, अलोकेटेड कॉस्ट ही है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो अलोकेटेड कॉस्ट ही है ना, 50,000 और 65,000। बट बेटा मैं ये चीज यहां पे नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट। इसका मतलब क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि यहां पर ये कैश फ्लो है या नहीं है। एक्चुअल में कैश में पैसा जा रहा है बेटा, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट लिख दिया है। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में अलोकेटेड ओवरहेड नहीं है बेटा, ये कैश कॉस्ट है। हो सकता है कि ये फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन खड़ा है उसकी कॉस्ट हो, है ना। फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन खड़ा है उसकी कॉस्ट हो। तो ये पहले कितना लग रहा है आपको पता है बेटा, वॉचमैन की कॉस्ट मशीन से रिलेटेड है नहीं, तो इररेलेवेंट होती है ना। ये भी इररेलेवेंट हुआ, इवन तो ये कैश कॉस्ट हुआ तो भी ये क्या हुआ, इररेलेवेंट हुआ। बट बेटा ध्यान देना, एग्जिस्टिंग में ये कितना लग रहा था, 50,000 का, पर न्यू मशीन आने से ये लग कितना रहा है, 65,000 का। इसका मतलब बेटा ये जो एडिशनल 15,000 लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, न्यू मशीन की वजह से। इसका मतलब क्या इसको भी स्टडी करना जरूरी है? आंसर इज यस। हो सकता है पहले आप एक वॉचमैन बैठा के रखते थे, अब नई मशीन आने के बाद में क्योंकि काम बढ़ गया है तो आप 2 वॉचमैन बैठाने लग गए, है ना। ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसकी सैलरी बढ़ गई नई मशीन से, ठीक है, टेक्निकलिटी ज़्यादा है इसलिए ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, वो सब, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये भी हमें इस क्वेश्चन में कंसिडर करनी पड़ेगी। ध्यान देना, इसको कंसिडर करने का कारण है, एक तो कैश कॉस्ट लिखा है और दूसरा कारण है ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 50 का 50 से रहता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यू मशीन आने से इसमें फर्क पड़ रहा है, इसलिए हमें इसको कंसिडर करना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पे कैश कॉस्ट नहीं लिखा होता तो बेटा क्या कंसिडर करना होता क्या इसको, नहीं, तो हम इसको अलोकेटेड ओवरहेड ही मानते। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। फिर बोलते हैं द कंपनी यूजेज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। कंपनी 20% डेप्रिसिएशन वाला मेथड यूज करती है, WDV मेथड, एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में बोला था वो सिर्फ एक ही असेट है हमारे ब्लॉक ऑफ असेट में, पर इस क्वेश्चन में बोला है इसके पास और भी असेट है, किसमें, ब्लॉक ऑफ एसेट में, ठीक है। बोल रहा द इनकम टैक्स रेट इज 30% एंड शावले लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड्स लेस देन 12%। बोल रहा है शावले लिमिटेड जो है ना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है अगर उसका 12% का रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। तो इसका मतलब इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है बेटा, 12%, है ना। इसका मतलब ये 12% से कम पे तो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब इनकी कॉस्ट कितनी लग रही है, ये जो कैपिटल लेके आ रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 12% होगी, तभी उससे नीचे नहीं कर रहे हैं ना ये। तो 12% पे आपको क्या करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है, और यहाँ पे भी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एडवाइस शावले लिमिटेड वेदर द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। बेटा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 18 था, बस चेंज ये इतना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का चेंज है और थोड़ा सा आपको बोल दिया कि ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट करता है, मतलब एंड नहीं होता क्योंकि अदर मशीन भी ब्लॉक ऑफ एसेट में है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वही बेटा आउटफ्लो डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले आउटफ्लो कितना है, तो आउटफ्लो की अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। मतलब नई इस मशीन को देके हम नई मशीन लेके आ रहे हैं, कितनी की कॉस्ट है नई मशीन की, 10 lakhs की, पर इस मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 lakhs की। तो आउटफ्लो अल्टीमेटली कितना होने वाला है हमारी जेब से, 10 lakhs माइनस 2 lakhs विच इज 8 lakhs। तो सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो आप कितना लिख दोगे, 8 lakhs का, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 18 में हमने 3,50,000 कैलकुलेट कराना, बिल्कुल वैसे ही हमने यहां पर कैलकुलेट करा है। तो सॉल्यूशन नंबर 11 मैंने डाला हुआ है आपके लिए, व्हेन मोर देन वन एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक, और यहां पर सबसे पहले कैश आउटफ्लो ही आपने कैलकुलेट करा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, तो 8 lakhs आपने यहां पे डाल दिया। अब बात करते हैं कैश इनफ्लोज की, किसकी बात करते हैं, कैश इनफ्लोज की बात करते हैं,
है ना। कैश इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है बेटा, कैश इनफ्लोज की अगर बात करनी है तो यहाँ पर मेरी 30,000 यूनिट बन रही है, यहाँ पर मेरी 75,000 यूनिट बन रही है ना। सेलिंग प्राइस इतनी है, ऑपरेटिंग आवर्स इतने हैं, मटेरियल कॉस्ट इतनी है, लेबर कॉस्ट इतनी है और इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट इतनी है। तो अगर मुझे इसको स्टडी करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक ओल्ड मशीन का कॉलम बनाऊंगा, एक न्यू मशीन का कॉलम बनाऊंगा और एक इंक्रीमेंटल मतलब डिफरेंस का कॉलम बनाऊंगा, जिसको मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर करना है। तो सबसे पहले यही किया हमने। देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल पीबीडीटी कैलकुलेट करते हैं ना, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में भी तो हमने पीबीडीटी ही कैलकुलेट किया था। फिर तो इंक्रीमेंटल पीबीडीटी कैलकुलेट करते हैं हम। तो कैसे आया इंक्रीमेंटल पीबीडीटी, एग्जिस्टिंग में 30,000 यूनिट्स बन रही थी और नई में 75,000 यूनिट्स, डिफरेंस कितना आया 40,000 यूनिट्स का। फिर बोल रहा है रेवेन्यू कितनी है, एट द रेट ऑफ 15 ही है दोनों मशीन के केस में, तो दोनों यूनिट्स को आपने रेवेन्यू 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से और डिफरेंस निकाल लिया। ऐसे मटेरियल कॉस्ट भी 4-4 रुपए की ही है दोनों मशीन में, तो 4-4 रुपए से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लिया यूनिट्स को। उसके बाद में लेबर कॉस्ट देखना, लेबर कॉस्ट बोल रहा है लेबर रेट पर आर कितनी है, पर आर बोला है बेटा, और नंबर ऑफ आवर्स दोनों में सिमिलर ही है 3000, तो एक को 40 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 40 और 3000 मल्टीप्लाइड बाई 70, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। 2,10,000 और 1,20,000 का कितना आया 90,000 का। इसके अलावा हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा और इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो पहले केस में 50,000 लग रहा था, सेकंड केस में 65,000, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आया बेटा 15,000 का। ठीक है, तो पीबीडीटी कितना आ गया हमारा, पीबीडीटी आ गया, डिफरेंस वाला ही हमें कंसिडर करना है ना, 3,90,000 का हमारा इंक्रीमेंटल क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, 3,90,000 का। और अब हमें इस पे क्या चार्ज करना पड़ेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। अब हमें इस पे क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। क्यों चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है कैश इनफ्लोज तक। हमें कहाँ तक जाना है, कैश इनफ्लोज तक। हम अभी तक कहाँ पहुंचे हैं बेटा, सिर्फ ये वाले स्टेज में ही पहुंचे हैं, है ना। अब इसमें से इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें WDV निकालनी पड़ेगी, जिसपे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, तो हमें एक नया एडिशनल वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेप्रिशिएबल बेस निकालने का, इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएबल बेस निकालने का। ध्यान देना, आपका ब्लॉक ऑफ असेट एग्जिस्ट करता है ना अभी, तो इसका मतलब ये जो 3,30,000 की आप मशीन लेके आए थे, 3 साल यूज करने के बाद इसकी कुछ WDV बची होगी ना। 3 साल यूज कर लिया आपने, उसके बाद उसकी कुछ WDV बची होगी, तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन मैं इस पे लगा देता हूं और फिर जो WDV आए उसको मैं स्टडी करूंगा। तो 3,30,000 पे 20% कैलकुलेट करना, कितना आया कैलसी में निकालो सब, 3,30,000 पे 20% निकालोगे तो आपका आएगा 66,000। ठीक है, फिर 3,30,000 में से 66,000 माइनस कर दोगे, उस पर 20% निकालोगे तो आएगा 50,800। फिर 3,30,000 माइनस 66,000 माइनस 50,800, तो इतना आएगा, उस पर 20% निकालोगे तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आया इतना। और अगर इन तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल करके एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा WDV ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। कितना आया 1,68,960। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितना आया 1,68,960। अब ध्यान देना, आपका जो ये ब्लॉक ऑफ असेट है, इसमें से आ क्या रहा है बेटा, इसमें आ क्या रहा है, हम इसके अंदर एक 10 लाख रुपए की एक नई मशीन लेके आने वाले हैं। तो 10 लाख रुपए आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, न्यू मशीनरी परचेस्ड, कितना 10 लाख रुपीस। जा क्या रहा है बेटा, इसमें से बोल रहा है 2 लाख रुपए की वैल्यू जो है, जो सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन है, वो कितना हो रहा है 2 लाख रुपए की वैल्यू जा रही है। इसका मतलब हमारा डेप्रिशिएबल बेस कितना बच गया नई मशीनरी का, इस ब्लॉक का कितना बच गया बेटा 9,68,960। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है बेटा। यहां पर हमने किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं करी, यहां पर हमने हमारे ब्लॉक को कंटिन्यू करा, हमने हमारे ब्लॉक को क्या करा, कंटिन्यू करा। और यही चीज़ मैंने आपके लिए नोट्स में भी लिखवाई हुई है बेटा, जो नोट्स में आपको बता रहा था ना ब्लॉक ऑफ असेट के, वही चीज़ है बेटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन ही कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करते हैं। बस बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। जो चल रहा है उसमें और क्या एडिशन हुआ है, गया क्या है वो कर दो, तो आपके पास नया बेस आ जाएगा।
अब बेटा जब आप ये मशीन लेके नहीं आए थे तो आप डेप्रिसिएशन कितने पे क्लेम कर रहे थे? 168,960 पे। जब आप इस मशीन को लेके आते हो तो डेप्रिसिएशन कितने पे क्लेम करोगे? 968,960 पे। इसका मतलब जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बेस है वो कितना होगा बेटा? 968,960 माइनस 168,960 इज इक्वल्स टू 8 लैक्स। आई होप ये चीज़ समझ में आई। हम इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी स्टडी करते हैं ना, इंक्रीमेंटल बेसिस पे स्टडी करते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको स्टडी करते हैं। तो बेटा अगर मशीन नहीं भी लेके आते तो भी इतने पर तो डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर ही रहे थे, पहले भी कर ही पाते ना, पर मशीन लेके आ गए तो अब कितने पर क्लेम कर पाएंगे? 9,68,960। एडिशनल कितने पे क्लेम कर पा रहे हैं? 8 लैक्स पे। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल आपने पीबीडीटी निकाल ही लिया, इसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी माइनस करवा दो, है ना। तो हर साल 5 साल की लाइफ है इसकी, तो 5 सालों के कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5। पीबीडीटी लिखा 3,90,000 3,90,000 5 सालों के लिए, और उसके बाद में 8 लाख पे कितने % डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा दो बेटा? 20% का डेप्रिसिएशन। बस बाकी वही काम है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 18 के अंदर, है ना, उसी तरीके से करना है बस। तो आपने यहाँ पे क्या किया? डेप्रिसिएशन निकाला 20%। मैंने कैलकुलेशन भी दे दी है। 8 लैक्स पे पहले 20% निकाला तो बचा कितना? 6,40,000। 6,40,000 पे अगेन 20% कैलकुलेट किया, फिर माइनस कर दिया तो कितना आया? 5,12,000। 5,12,000 पे अगेन 20% कैलकुलेट किया तो आया 4,09,600। वापस से इस पे 20% कैलकुलेट किया, इसमें से माइनस कर दिया तो आया 3,27,680। वापस से कैलकुलेट किया इस पे तो 65,536, और लास्ट में आपकी WDV कितनी बची? 262,144। ठीक है, तो 650 ये टोटल आपको क्या करना है? 5 सालों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करवाना है। ये आपने यहां पर लिख दिया। पीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा तो ये आया। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 30% टैक्स निकाल लेना बेटा यहाँ पे, और कैश इनफ्लो निकाल लेना। जब टैक्स कैलकुलेट कर लोगे तो कैसे निकल जाएगा कैश इनफ्लो? पीबीटी में टैक्स माइनस कर देना और प्लस कर देना डेप्रिसिएशन, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। और 12% पे फिर क्या निकाल लेना बेटा? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉलम बनाना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 साल में लिख देना 5 और मल्टीप्लाई कर देना कैश इनफ्लो से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा एक और चीज का ध्यान देना, सालवेज वैल्यू भी तो आएगी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। एट द एंड ऑफ 5 ईयर एग्जिस्टिंग की कितनी है? 0, और न्यू मशीन की कितनी है? 40,000। तो इंक्रीमेंटल सालवेज वैल्यू कितनी है? 40,000। इस 40,000 की भी तो आज की वैल्यू निकालोगे, और आज की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 5 साल बाद मिलने वाली है ना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5 सालों वाला फैक्टर यूज करना पड़ेगा 0.567 का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 40,000 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.567, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल सालवेज वैल्यू। ये अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपका टोटल इनफ्लो हो जाएगा। इसमें से आउटफ्लो क्या हुआ आपका? इनिशियली 8 लैक्स निकाला था क्या बेटा? ऊपर 8 लैक्स का आउटफ्लो, ये 8 लैख यहाँ पे माइनस कर देना तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी, इंक्रीमेंटल एनपीवी। सिंस ये एनपीवी आपकी पॉजिटिव है तो आपको ये मशीन क्या कर लेना चाहिए? रिप्लेस कर लेना चाहिए। बेटा ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपैरिजन मैं आपको अच्छे से करवा पाया हूँ, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपको पता चला होगा इस क्वेश्चन में हमने कैश फ्लोज भी खुद से कैलकुलेट करे हैं, और कैपिटल बस्टिंग की जो टेक्निक है वो भी हमने खुद से ही अप्लाई करी है, एनपीवी टेक्निक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा हम जो बाकी के क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो करेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में ये जो बाकी जो प्रैक्टिकल सम्स आपके बच गए हैं, है ना, ये सब मैं आने वाली वीडियोस में आपके कवर कराऊंगा, मतलब पार्ट 4 में। ठीक है, ये वहाँ पे कवर कराऊंगा और इनके नोट्स भी दे दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था पार्ट 2 में। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। बेटा इसमें मैं आपको ना ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा। जब मैं क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। उससे होगा क्या ना, वीडियो भी लेंथी नहीं बनेगी, और जो क्वेश्चन है ना आप देखोगे बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेके आएंगे, तो आपको भी पढ़ने में और समझने में ईजी होगा और मुझे भी करवाने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 बोलता है बेटा, अल्फा कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। 4 प्रोजेक्ट आपको दिए हुए हैं, A, B, C और D।
बोल रहा है इनिशियल कैश आउटफ्लो हो रहा है 10,000 का हर एक प्रोजेक्ट में, पहले साल, दूसरे साल और तीसरा साल दिया हुआ है। ए जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 1 साल का है, बी प्रोजेक्ट जो है वो 2 साल का है, सी प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल का है और डी भी 3 साल का है। ठीक है। एनालाइज एंड रैंक द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको अलग अलग मेथड से, कौन कौन से मेथड से, पेबैक मेथड से, एआरआर मेथड से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर मेथड से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी मेथड से नेट प्रेजेंट वैल्यू से आपको क्या करके देना है बेटा, इनकी एनालिसिस करना है। तो बेटा ये सारे मेथड मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा दिया है और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आपको, तो आई होप आप ये कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बोल रहा है डिस्काउंट रेट आपको क्या लेनी है, 10% और 30% लेना है। मतलब एनपीवी जब कैलकुलेट करो ना तो एक तो 10% पे कैलकुलेट करना और 30% पे अलग अलग एनपीवीज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये तो हो गया ए वाला पार्ट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लोगे। ठीक है। Assuming the projects are independent and which one should be accepted। बोल रहा है अगर ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है तो कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और बोल रहा है अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। तो ध्यान देना बेटा, अगर ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, अगर ये प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा। तो मैं ये जो यहाँ पे आप निकाल लोगे उसके बाद जो आंसर आएंगे ना, मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, आपको सिर्फ ये बी वाला पार्ट समझाने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन करवाने के पीछे मेरा यही पर्पस है कि मैं आपको डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट समझा दूँ, क्योंकि ये तो ईजी सा आप आसानी से कर लोगे अगर आपने नोट्स अच्छे से समझ लिए है तो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ अगर सबसे पहले बात करेंगे अगर प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ध्यान देना बेटा, आपको पता होगा बाकी सारे मेथड्स में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, एनपीवी मेथड को, है ना। एनपीवी मेथड को प्रायोरिटी मिलती है। तो आ जाओ पढ़ते हैं इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इसके आंसर को पढ़ना। बोल रहा पेबैक एंड एआरआर आर थ्योरेटिकली अनसाउंड माइंड फॉर चूजिंग बिटवीन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बिटवीन द 2 टाइम एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया NPV and IRR। NPV gives consistent results। So if the projects are independent, मतलब हम किसके बेसिस पे एनालिसिस देने वाले बेटा, NPV की बेसिस पे एनालिसिस देने वाले हैं। और NPV में आपको पता है हमने 2 डिस्काउंटिंग रेट्स यूज करनी थी। NPV निकालते टाइम इसने बोला था एक 10% और एक 30%। एक 10% रेट यूज़ करनी है और एक 30% की रेट यूज़ करनी है। यहाँ पर एनपीवी कैलकुलेट करी हुई है बेटा। अगर आपके प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है तो जिसकी भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है वो आपको क्या कर लेने चाहिए, सेलेक्ट कर लेने चाहिए। तो बेटा सबसे पहले 10% वाले ही देखना, खाली 10% में इसकी एनपीवी नेगेटिव है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। बी को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी है, सी को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी है, और डी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी है। मतलब किसको सेलेक्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट के केस में, ए को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया बेटा एक को एक्सेप्ट करने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी, सी और डी को हम ले लेंगे एज पर 10% डिस्काउंट रेट। तो बोल रहा है इफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड देयर इज नो कैपिटल रैशनिंग, मतलब कोई कैपिटल की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई पैसों की कमी नहीं है। इधर आईआरआर और एनपीवी कैन बी यूज सिंस द सेम सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द मेथड्स। इन द प्रेजेंट केस एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए, ऑल द 3 प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। यही तो हमने बोला कि अगर 10% है तो ए को एक्सेप्ट करने के बजाय बाकी सबको आप एक्सेप्ट करो। और यही अगर 30% को स्टडी करें तो बेटा ए को नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव एनपीवी है, बी को ले सकते हैं, सी को नहीं लेना है और डी को ले सकते हैं। ठीक है, तो बी और डी को ही एक्सेप्ट करना है अगर हम 30% एनालिसिस करते हैं तो। फिर आता है अगर प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेटा एक को लेने से दूसरे पे फर्क पड़ता है। शादी वाला एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, मैंने पार्ट 1 में आपको दिया था कि अगर आपने एक को हाँ कर दी तो आप दूसरी लड़की को हाँ नहीं कर पाओगे, है ना, या लड़के को हाँ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन अंडर द अजम्पशन ऑफ 30% डिस्काउंट रेट। सबसे पहले 30% डिस्काउंट रेट में चलते हैं। 30% डिस्काउंट रेट में आपको पता है हमें ए और सी तो लेना ही नहीं है, हमें बी और डी में से एक चीज सेलेक्ट करनी है। तो बी और डी में से सबसे ज्यादा एनपीवी किसकी आई बेटा, दोनों को नहीं ले सकते ना, क्योंकि शादी 2 से नहीं कर सकते, एक से ही कर सकते हैं। तो एक से उससे करेंगे जो ज्यादा सर्वगुण संपन्न है बेटा। तो ज्यादा सर्वगुण संपन्न यहाँ पर कौन लग रहा है, इसके 208 है, इसके 831 है, तो डी को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम 30% डिस्काउंट रेट की बात करेंगे तो डी इज द बेस्ट। यही अगर हम 10% डिस्काउंट रेट की बात करेंगे तो देख लो कौन बेस्ट है। 10% की अगर बात करते हैं तो ए को तो देखना ही नहीं है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी थी बेटा, सी की। तो सी इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, तो सी को एक्सेप्ट करेंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, क्यों हम सिर्फ एनपीवी के बेसिस पे ही करते हैं, मैंने नोट्स में भी बताया आपको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 में ए वाला पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इजीली आपका हो जाएगा। अब चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या बोलता है, The expected cash flows of 3 projects are given below. The cost of capital is 10%, मतलब discount rate. Calculate the payback period, net present value, internal rate of return and accounting rate of return of each of the project. Identify the rankings of the project by each of the 4 methods. बेटा इससे इजी तो क्या ही होगा, आपको हर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज दिए हुए हैं, सारे मेथड अप्लाई करने हैं और रैंक करना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप कर लोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, पहले वाले से भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग में ध्यान रखना, पेबैक पीरियड जिसका सबसे कम होगा उसको पहली रैंकिंग जाएगी, एनपीवी जिसका हाईएस्ट होगा उसको पहली रैंकिंग जाएगी, आईआरआर जिसका हाईएस्ट होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग जाएगी, एआरआर जिसका हाईएस्ट होगा उसको पहली रैंकिंग जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी आपके लिए होमवर्क है। फिर आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 17 में। 17 क्या बोलता है, देखो, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेजिंग ऑफ न्यू प्लांट वर्थ 80 लैक्स। 80 लैक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट है बेटा। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैश फ्लो दे रखा है एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यही तो हम लेते हैं बेटा, आफ्टर टैक्स होता है, पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना, नॉन कैश आइटम, तो वही दिया हुआ है, मतलब कैश फ्लोज ही हमें दिए हुए हैं, तो हर साल का दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और पहले साल में आउटफ्लो है तो पेबैक पीरियड से करना है, एनपीवी 10% से करना है, पीआई मेथड से करना है 10% से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना मानना है, 10% ही मानना है। आईआरआर मेथड से करना है जिसमें 2 रेट आपको कौन कौन सी लेनी है, 10% और 15%, और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है बेटा। ये पहले जो हमने 2 क्वेश्चन देखे उससे भी बहुत इजी है, तो 17 भी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, कैश फ्लो दिए हुए हैं और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, मेथड्स अप्लाई करने हैं, और जो मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ। एक बार अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखिएगा, इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे ये। फिर लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, इलस्ट्रेशन नंबर 19, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे इस इलस्ट्रेशन को, और ये न्यूली एडेड है तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है। और इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस का मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम कवर करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट एक बार देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। द कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट सी एंड डी आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। सी और डी 2 प्रोजेक्ट है, इन सबके कैश फ्लो दे रखा है, बोल रहा है इनिशियल सबसे पहले 0th ईयर पे आपका 10,000 का आउटफ्लो होने वाला है दोनों ही प्रोजेक्ट्स में। फिर फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो दे रखे हैं, सेकंड ईयर के कैश फ्लो दे रखे हैं और थर्ड ईयर के कैश फ्लो दे रखे हैं। एनपीवी आपको कैलकुलेट करना नहीं है, इसने खुद कैलकुलेट करके दिया है कि एनपीवी एट 10% इतना इतना आ रहा है दोनों प्रोजेक्ट में, और आईआरआर भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसने खुद ने ही कैलकुलेट करके दिया है 26.5% और 37.6%। बोल रहा है व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। क्यों रैंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, देखो एनपीवी के बेसिस पे हमें किसको चूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट सी को, और आईआरआर के बेसिस पे हाईएस्ट आईआरआर किसका आ रहा है, प्रोजेक्ट डी का, है ना। तो बोल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, एनपीवी सी को क्यों बताता है और आईआरआर डी को क्यों बताता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग क्यों है ना। और फिर नीचे आपको अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट्स दी हुई है बेटा, 10%, 14%, 15%, 30% और 40%। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को सबको यूज करना है बेटा। तो आपको क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पर। क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी कैलकुलेट करना है अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पर दोनों प्रोजेक्ट्स का, सी और डी का। तो सी और डी, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट मैंने ले लिया, सबसे पहले सी का देख लो। सी का मुझे क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करना है अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0th ईयर पे, अगर मैं 0% पे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, एक 0% का कॉलम बनाना है, एक 10% का, बाकी जो रेट्स दी हुई है उन सबका बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले 0% पे तो आपको पता है कुछ नहीं है, 10,000 जाने वाला है, आने क्या वाला है 12,000 प्लस 4,000 16,000 18,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 8,000। कोई प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं है 0% पे। 10% पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है इन सब की, तो इतनी आएगी जो कि निकाल के भी दी हुई है। इसी तरीके से आपको 15% पे भी निकाल लेनी है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आई होप मुझे नहीं सिखाना पड़े अब, क्योंकि अगर आप पार्ट 3 देख रहे हो तो अब तक तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ ही गया होगा बेटा, ठीक है। तो कैसे निकाला वो आपको पता होगा, 30% पे भी निकाल लिया और 40% पे भी निकाल लिया। सिमिलर वे में हमने डी का भी निकाल लिया, तो सी और डी दोनों का हमने क्या निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, एनपीवी निकाल लिया। अब यहाँ पर इन्होंने जो रैंकिंग दी है ना उसको देखना बेटा,
उसको देखना, रैंकिंग को देखना किस बेस पे दिया है। बोल रहा सी और डी में से अगर 0% की रेट अगर हम ले तो हम चूज करेंगे किसको, इसको 8000 वाले को, क्योंकि इसकी एनपीवी ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट रैंकिंग दे दी, इसको सेकंड रैंकिंग दे दी। ठीक है, इसी तरीके से 10% में किसकी एनपीवी ज़्यादा है, इसकी सी वाले की, तो सी को फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। अगर डिस्काउंटिंग रेट 15% हो तो किसकी एनपीवी ज़्यादा है, इसकी 2600, इसकी 2900, तो इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया। इसी तरीके से 30% पर इसका तो नेगेटिव आ रहा है और इसका पॉजिटिव आ रहा है तो इसको सेकंड दिया और इसको फर्स्ट दे दिया। इसके बाद में इस पे नेगेटिव है और इसमें कम नेगेटिव है, नेगेटिव तो है बट कम है, तो इसको फर्स्ट दिया कम वाले को और इसको सेकंड दिया। अब बेटा ध्यान देना, क्यों डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आ रहा है। तो इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद आपको देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जो डिफरेंस है ना ये क्यों आता है बेसिकली। एक तो आपने ये कैलकुलेशन दिखा के आनी है, प्लस आपने लिख के आना है कि स्टार्टिंग में इसके कैश फ्लोज जो है वो पहले कम थे, बाद में ज्यादा हुए प्रोजेक्ट सी के, और प्रोजेक्ट डी के कैश फ्लो स्टार्टिंग में हाईएस्ट आ रहे थे पर बाद में धीरे धीरे कम होते गए। और आपको पता है ये डिस्काउंटिंग फैक्टर धीरे धीरे कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम आगे के सालों की बात करते हैं। तो इससे हमारे एनपीवी की कैलकुलेशन में भी फर्क पड़ेगा। अगर बाद में कैश फ्लोज कम हो गए, कम अमाउंट आ रहा है, तो वो कम वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो और कम हो जाएगा, है ना। तो एनपीवी का फर्क इसलिए आता है एनपीवी और आईआरआर में। तो एक बात ये लिखनी है, मतलब सबसे पहले आपको ये कर देना है, एनपीवी निकालनी है अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पर, और उसके बाद में ये वाली लाइन आपको लिख के आनी है। द कॉन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग अराइज बिकॉज ऑफ स्क्यूनेस इन कैश फ्लोज। इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट सी, कैश फ्लोज ओकर लेटर इन द लाइफ। सी के केस में बाद में ज्यादा अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं, पर डी के केस में स्टार्टिंग में ही अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं। प्लस आपको एक और चीज पता चल रही होगी, जब तक मेरी एनपीवी 10% तक थी तब तक मैं प्रोजेक्ट सी को फर्स्ट रैंकिंग दे रहा था, पर एक बार 10% से ऊपर अगर मैं निकला तो मैं किसको रैंकिंग देने लग गया हूं, प्रोजेक्ट डी को, प्रोजेक्ट डी को फर्स्ट देने लग गया हूं। इसका मतलब अगर आपकी डिस्काउंटिंग रेट जो है वो अगर कम है तो आप प्रोजेक्ट सी को चूज करोगे, और अगर आपकी डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है तो प्रोजेक्ट डी को चूज करोगे। और ब्रेक इवन होने के बाद में तो आप किसको चूज कर रहे हो, हमेशा किसको चूज कर रहे हो बेटा, प्रोजेक्ट डी को ही चूज करते जा रहे हो, है ना। एक टाइम के बाद तो डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होने के बाद, मतलब यहां तक ब्रेक इवन था, इसके बीच में कहीं ब्रेक इवन होगा, उसके बाद अगर आप जा रहे हो तो आप किसको चूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट डी को। जितनी ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिसीजन सेम ही आ रहा है प्रोजेक्ट डी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो आपको एक बार अगर देखा हुआ नहीं होगा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बेटा, समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्या क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट बताने के लिए आपको सबसे पहले आपको कैलकुलेशन देके आनी है, अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट करके आनी है, अलग अलग बेसिस पे, मतलब अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट लेके, फिर उनको रैंकिंग देनी है। उसके बाद में आपको लिखना है कि कैश फ्लोज की स्क्यूनेस की वजह से भी ऐसा होता है। उसके बाद में आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि कम डिस्काउंटिंग रेट पे एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ज़्यादा पे डी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ब्रेक इवन के बाद हमेशा डी को ही सिलेक्ट करेंगे। बोल रहा है आफ्टर ब्रेक इवन डिस्काउंट रेट प्रोजेक्ट डी हैज़ हाईएस्ट एनपीवी एज वेल एज हाईएस्ट आईआरआर। ठीक है, ये हो गया 19 में फर्स्ट। 19 में सेकंड देखो, व्हाई शुड यू रिकमेंड प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर आईआरआर। आपको पता है बेटा जब एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल कौन सा मेथड करता है, एनपीवी मेथड प्रिवेल करता है। तो इन दैट केस हम किसको प्रिवेल कराएंगे, एनपीवी को प्रिवेल कराएंगे, और एनपीवी किसकी ज्यादा हाईएस्ट है, सी को। तो बोल रहा है व्हाई शुड यू रिकमेंड प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर आईआरआर। बोल रहा है कि प्रोजेक्ट सी की तो आप अगर एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन देते हो ना, तो प्रोजेक्ट सी की आईआरआर देखोगे तो वो बहुत कम है प्रोजेक्ट डी से, फिर भी आप प्रोजेक्ट सी पे क्यों जा रहे हो। तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर है, आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालने हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पे आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है और आईआरआर कैलकुलेट करना है। देख लो, तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालो। इंक्रीमेंटल जीरोथ ईयर में तो कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, जीरो आ जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा क्या लग रहा है अपना प्रोजेक्ट डी में, 8000 का एक्स्ट्रा कैश फ्लो है डी प्रोजेक्ट में, तो सी को हमें एज अ बेस लेना है। तो यहाँ पर सी में कितने कम आ रहे हैं बेटा, 8000 कम आ रहे हैं। ठीक है, तो 8000 फर्स्ट ईयर में कम लिख दिया। उसके बाद में 4000 और 3000, सी में 1000 ज़्यादा है और इस केस में 9000 सी में ज़्यादा है, तो 1000 और 9000 लिख लिया। एनपीवी कैलकुलेट कर ली 10% पर, और आईआरआर कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया 12.5% का। बोल रहा है कि हमारा आईआरआर भी 10% से ज़्यादा आ रहा है और एनपीवी भी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट सी को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना।
इस रीजन की वजह से इंक्रीमेंटल एनालिसिस करके आपको दिखाना पड़ेगा। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 10%, प्रोजेक्ट सी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज द फर्म्स वेल्थ विल इंक्रीज बाय 316। बोला अगर सी सेलेक्ट करोगे ना तो आपकी डी के कंपैरिजन में कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 316 से इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, इस तरीके से माइनस कर देते हैं और आपने इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोजेक्ट सी शुड बी एक्सेप्टेड व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, क्योंकि इसमें आपकी एनपीवी भी पॉजिटिव है और आपका आईआरआर भी आपकी एनपीवी की आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे कवर हो गए बेटा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट प्लस इलस्ट्रेशन सारे के सारे समझ में आ गए हैं। प्लस हमने एक क्वेश्चन और अपना ऐड कर लिया था इस वीडियो में, विच इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको करवा दिया क्योंकि वो लिंक हो रहा था डायरेक्टली विद क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब जो बाकी के आपके कितने क्वेश्चन बच गए हैं एक बार वो देख लेते बेटा। टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में है 14, जिसमें से एक हमने ऑलरेडी कर लिया। तो 13 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको अलग अलग दो तीन क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करते हुए आगे के पार्ट्स में करवा दूंगा। तो आई होप आपको जो पढ़ाया सब बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा बेटा, मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ पाऊंगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर अपलोड हो रहा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।